हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैमल फाइनेंशियल्स एनालिसिस के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैमल फाइनेंशियल एनालिसिस किसके रिगार्डिंग होता है। तो जनरली मैं बता दूं आपको, ये कैमल फाइनेंशियल एनालिसिस जो है बैंकिंग रिस्क असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि इसका क्या यूज़ है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसे कब यूज़ किया जाता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। So, Camel Financial Analysis is a rating edge system globally used by the financial regulators. It assess the bank's health and risk profile across the 6 components. So, ये क्या है, बैंक के जो हेल्थ है, बैंकिंग की जो फाइनेंशियल पोजीशंस हैं और उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व हैं उनको एसेस करता है बाय द 6 components। उन components के बारे में हम आगे बात करेंगे। So, this presentation explore how Camel Financial works and why it is matters। तो चलिए आगे बात करते हैं कि what is Camel Financials। So Camel's Financials stand for capital adequacy, asset quality, management, earning, liquidity and sensitivity for the market risk। So इन सबको मिला के देखेंगे तो ये कैमल फाइनेंशियल बनता है, जो फॉर एग्जांपल कैपिटल एडिक्वेसी का C, असेट क्वालिटी का A, मैनेजमेंट का M, अर्निंग का E एंड लिक्विडिटी का L और सेंसिटिविटी का S बना के आपका कैमल्स वर्ड बना है। तो चलिए, ईच कंपोनेंट इज इवेलुएटेड टू असेस द बैंक्स फाइनेंशियल कंडीशन। जो इसके सारे जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी है, ये इसके करार के बारे में बताता है कि कैपिटल रिजर्व कितना रखा हुआ है। असेट क्वालिटी उसके जीएनपी एनएनपी के बारे में बताता है। मैनेजमेंट उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। अर्निंग उसका आरओए और आरओई जो है वो कितना असेट एंड इक्विटी बना रहा है। लिक्विडिटी इसका डेप्ट इक्विटी डीएसआर और लीवरेज के बारे में बात करता है। और सेंसिटिविटी मार्केट रिस्क इसके मार्केट और एडवर्स के बारे में बताता है। तो चलिए एक एक पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कैपिटल एडिक्वेसी का है। कैपिटल एडिक्वेसी आपको पता होगा, CRAR जिसे हम करार बोलते हैं। वो करार आरबीआई के द्वारा जो है फिक्स किया जाता है। जनरली अगर आपको पता हो तो करार की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 15% है। किसी भी एनबीएफसी, कोई भी एनबीएफसी जो आईसीसी है, उसको मिनिमम 15% का करार मेंटेन करना पड़ता है और एटलीस्ट 8% से जो है गोल्ड लोन वाले प्रोडक्ट को मेंटेन करना पड़ता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो कैपिटल एडिक्वेसी है, कैपिटल एडिक्वेसी क्या कहती है कि एसेस द बैंक्स एबिलिटी टू ऑब्जर्व द लॉसेस। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड लॉसेस आपके सिचुएशन आपके बैंक के सामने आते हैं तो उसको कितने टाइम्स वो ऑब्जर्व कर सकती है, वो ये रेशियो आपको बताता है। अब जैसे आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे अनएक्सपेक्टेड लॉसेस आए, लोगों ने ईएमआई नहीं दी, लोगों ने मोरेटोरियम यूज़ किया, तो उस टाइम पे बैंक का ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बताता है कि बैंक कितने टाइम तक मेंटेन रहा जा सकता है। इसमें फोकस क्या होता है, फोकस होता है टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल के ऊपर, जो कि रिस्क वेटेड एसेट्स के ऊपर होता है। आपको पता होगा कि जो भी हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट साइड्स में आपने देखे होंगे जितने भी एसेट्स होते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, आपका लोन एंड एडवांसेस है, आपका करंट एसेट है, आपका स्टॉक है या कैश एंड बैंक है, इन सब की एक जो रिस्क वेटेड परसेंटेज दी गई होती है, जो कि आरबीआई गाइडलाइन के अंदर डिफाइंड है। उस रिस्क वेटेड परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही आपका करार जो है निकाला जाता है। के बाद हम बात कर लेते हैं एसेट क्वालिटी के ऊपर। सो बेसिकली एनबीएफसीज की अगर हम बात करें तो एनबीएफसी की एसेट क्वालिटी क्या है कि जो लोन उन्होंने मार्केट में बांटे हैं, जो लोन पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया है मार्केट में, वो उनकी क्वालिटी क्या है। तो लोन पोर्टफोलियो किस तरह से बनता है, जैसे अगर आप बात करें तो लोन के प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। तो एक होता है आपका सिक्योर्ड प्रोडक्ट, जिसे हम सिक्योर्ड प्रोडक्ट बोलते हैं, और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट, अनसिक्योर्ड लैंडिंग। तो सिक्योर्ड लैंडिंग में आपके लैब और होम लोन हो गए, आपके व्हीकल लोन हो गए, सीवी या ऑटो लोन हो गए जिसके अगेंस्ट में इक्विटी होती है, या फिर गोल्ड लोन हो गए, जीएल हो गए। अनसिक्योर्ड में आपका पीएल हो गया, आपका बिजनेस लोन हो गया, और कोई भी ऐसा लोन जो कि बिना कोलेटरल के है। तो अगर हम बात करेंगे तो आपका जो बैंक्स है उसने किस तरह के लोन बांटे हुए, या तो हो सकता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड मिक्स बांटे हों, या हो सकता है अनसिक्योर्ड बांटे हों, या फिर हो सकता है सिक्योर्ड बांटे हों। तो उस इवेल्युएट द रिस्क लेवल ऑफ द बैंक्स एसेट, कि उसका रिस्क कितना है, कि हो सकता है उन्होंने जो उनका पोर्टफोलियो है उसका 80% जो है अनसिक्योर्ड बांटा हो, अनसिक्योर्ड लोन किया हो, और 20% जो है सिक्योर्ड लोन किया हो। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हाई आता है, बट यहाँ पे रिस्क जो है उतना ही बढ़ जाता है। और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा लो आता है, बट ये सिक्योर्ड होता है। तो ये आपको इवेल्युएट करना होता है इसके अंदर कि कितना आपका इवेल्युएट द रिस्क ऑफ द बैंक्स एसेट, के बैंक ने किस तरह का एसेट लैंड किया हुआ है और उसके क्या क्वालिटी यहाँ पे मेंटेन्ड है। तो फोकस ऑन एनपीएस एंड लोन लॉस रिवर्सल्स। सो एनपीए आपको पता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स
उन पे फोकस किया जाता है कि कितना परसेंटेज ऑफ ये एसेट जो है एनपीए हैं। जनरली अगर मैं बात करूँ आपके एचएल और लैब की, तो उसमें जो एनपीए परसेंटेज है वो 1% से लेकर 2.5% के बीच में ही स्टैंडर्ड माना जाता है। अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन है तो अप टू 4.5 से लेकर 5% तक का आपका एनपीए जो है इसमें मार्केट में रहता है। तो इसी में आपको इसमें क्वालिटी एसेट में हमें ये चेक करना होता है कि एनपीए क्या है, और लॉस जो रिवर्सल ले रखा है उन्होंने, कि जितना लॉस लिया है उसकी प्रोविजनिंग कितनी करी है। प्रोविजनिंग भी आप देखेंगे तो दो तरह की प्रोविजनिंग होती है। एक स्टैंडर्ड प्रोविजनिंग होती है जो कि आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होती है। एक होता है प्रोविजनिंग ऑन सब स्टैंडर्ड या एनपीए, एनपीए प्रोविजनिंग। तो वो आपका जो है देखना पड़ेगा कि कितना प्रोविजनिंग उन्होंने हिट लिया है और उसको बैलेंस शीट में कैसे मेंटेन किया है। इसके बाद आगे बात करते हैं, एसेट क्वालिटी हो गई। अब हम डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट के ऊपर। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है मैनेजमेंट का, बिकॉज मैनेजमेंट जो है एक लीडरशिप है। जो लीडरशिप जितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी, इफेक्टिव होगी, उतना ही रिस्क जो है कंट्रोल्ड रहेगा। अगर आपकी जो मैनेजमेंट है वो कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है या बैंकिंग बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनका जो मैनेजमेंट का तरीका होगा वो काफ़ी डिफरेंट हो सकता है मार्केट के हिसाब से। तो इसलिए आपको असेस करना है कि लीडरशिप की क्वालिटी क्या है और उनका एक्सपीरियंस क्या है। इवेलुएट द रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड गवर्नेंस। जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, आपने लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइन में देखा होगा कि मैनेजमेंट टीम में कम से कम एटलीस्ट 15 ईयर्स का एक बैंकिंग एक्सपीरियंस वाला बंदा भी इम्पोर्टेंट है होना एज पर आरबीआई गाइडलाइन। तो वो आपको ये भी चेक करना है कि मैनेजमेंट एक्सपीरियंस के अंदर कोई बैंकिंग एक्सपीरियंस पर्सन है या नहीं है। प्लस आपको कंप्लायंसेस और उसके गवर्नेंस भी इसमें चेक करने होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अर्निंग के बारे में। सो अर्निंग बेसिकली क्या है कि जो आप प्रॉफिट मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉफिट मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। प्रॉफिट आप कितना मेंटेन कर पा रहे हैं और कितना सस्टेनेबल बिजनेस आपने जनरेट किया है, ये इसमें देखना होता है। इसमें की मैट्रिक्स जो है वो है नेट मार्जिन इनकम, जिसे हम निम बोलते हैं। निम कितने परसेंटेज का मेंटेन किया हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट क्या है, वो रिटर्न ऑन आर ओ ए या आर ओ ई, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या मेंटेन कर रहे हैं, ये इसमें आपको मेज़र किया जाता है। चलिए आगे इसमें आप बात करते हैं कि लिक्विडिटी क्या है। सो लिक्विडिटी के सेक्शन में जो एनालाइज बैंक्स एबिलिटी टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को वो कैसे मीट किया जाता है। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस आपको पता होगा जो 12 मंथ्स के अंदर बियर करने होते हैं वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होते हैं, और 12 से ज़्यादा होते हैं जो उसे हम लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस बोलते हैं। चलिए इवेलुएट कैश फ्लो एंड फंडिंग सोर्सिंग। कैश फ्लो से बेसिकली वही है कि जो आपका एएलएम है वो ये चेक करना चाहते हैं एसेट लायबिलिटी मिसमैच है या नहीं है। एएलएम में आपका जो कैश फ्लो है वो देखेंगे कि आपने जो लोन बांटा हुआ है मार्केट में वो कितने टेन्योर के लिए बांटा हुआ है, और आपको जो फंडिंग मिली हुई है वो कितने टेन्योर के लिए मिली हुई है। जनरली अगर आप देखें तो जो फंडिंग बैंक बोरो करता है वो 6 महीने से लेके 60 महीने तक का जनरली मिलता है, और एवरेज अगर आप देखें तो 24 से 36 महीने का बैंक बोरोइंग मिलती है जो बैंकों से बोरो कर पाते हैं। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट जो है लैब का प्रोडक्ट बांटा हुआ है या होम लोन का प्रोडक्ट बांटा है जो कि 15 साल का 20 साल तक का बांटा हुआ है, तो यहाँ पे आपकी जो फंडिंग गैप आएगा, फंडिंग मिसमैच आएगी, जिसे हम एएलएम मिसमैच बोलते हैं। बिकॉज आपको जो लोन मिला है वो तो आपको 24 महीने के लिए मिला है, मतलब 2 साल के लिए मिला है, लेकिन आप लोन जो बांट रहे हैं वो 15 साल के लिए बांट रहे हैं। तो यहाँ पे आपका काफ़ी बड़ा एएलएम मिसमैच आ सकता है। ये आपको लिक्विडिटी चेक करनी है। साथ ही साथ आपको इसमें ये भी देखना है कि जो डेट इक्विटी है आपका, डेट इक्विटी से बेसिकली मतलब है कि कितना आपने डेट डेट लिया हुआ है और कितनी आपकी इसमें इक्विटी है। इक्विटी बेसिकली क्या होती है, जो आपका प्रमोटर्स फंड हो गए वो, और जो आपने शेयर होल्डिंग फंड ले रखी हैं। तो ये डेट इक्विटी आपको मिनिमम जो है 3x से नीचे रखनी चाहिए होती है, ताकि आप इसको सस्टेनेबली मैनेज कर पाएँ या ओवर लिवरेज ना हो जाए। तो गाइज़ ये हो गया। इसके बाद अब आप बात करते हैं सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क। तो एग्जामिन द vulnerability टू मार्केट कंडीशंस लाइक इंटरेस्ट रेट्स, फॉरेक्स एंड कमोडिटी। तो इसमें ये भी हमें चेक करना पड़ता है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, जो आप प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर कर रहे हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका कमोडिटी से कोई लिंक तो नहीं है, जो मार्केट में कंडीशंस चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो ये इसमें हम मार्केट रिस्क चेक करते हैं। तो गाइज़ ये बेसिकली आपका कैमल अंडरराइटिंग को, जो कैमल एनालिसिस होता है, ये इसके अंदर देखा जाता है। कैमल एनालिसिस के अंदर हम रेटिंग स्केल की बात करें तो ईच कंपोनेंट रेट्स फ्रॉम 1 स्ट्रॉन्गर एंड 5 जो है क्रिटिकल। तो 1 को सबसे बढ़िया माना जाता है और 5 को सबसे ख़राब माना जाता है। कंपोजिट स्कोर रिफ्लेक्ट द ओवरऑल बैंक कंडीशन। अगर रेटिंग की मैं बात करूँ तो 1 से 2 जो है वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है, 3 रेटिंग मतलब
एवरेज रेटिंग होती है 4 से 5, मतलब ये ट्रबल्ड वाली कंपनी को रेटिंग दी जाती है अंडर कैमल रेटिंग एनालिसिस। बेनिफिट क्या है कैमल अंडर रेटिंग के? इन्हांस द रेगुलेटरी ओवरसाइट, स्ट्रेंथन द रिस्क मैनेजमेंट टीम, और प्रमोट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और इन्फॉर्म इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटर्स कि ये इन चीज़ों के बारे में कैमल अंडर राइटिंग से पता चलता है और इन लोगों को बेनिफिट इसका मिलता है। एनालिसिस है, उसकी लिमिटेशंस क्या है? तो लिमिटेशन बेसिकली क्या है कि इवेल्युएट ऑफ सब्जेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट, डेटा एक्यूरेसी की डिपेंडेंसी होती है इस पर, बैकवर्ड लुकिंग नेचर होता है इसका, और मे नॉट बी सूट फॉर स्मॉलर इंस्टीट्यूशन, ये बड़े इंस्टीट्यूशन पे काफ़ी काम करता है। कंक्लूजन अगर मैं इसमें बात करूं कि क्या कंक्लूजन निकलता है इस वीडियो से, तो बेसिकली आप में कैमल इज़ एसेंशियल फॉर मॉनिटरिंग द साउंडनेस ऑफ द बैंक, कि बैंक कितना सफिशिएंट है, कितना हेल्दी है, वो पता चलता है, और सपोर्ट डिसीजन मेकिंग फॉर रेगुलेटर्स एंड इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है कैमल जो एनालिसिस है वो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन लोगों से जो इससे रिलेवेंट हो, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस टाइप के फाइनेंशियल इंसाइट्स आपको देखने को मिलते रहेंगे इस वीडियो पे, इस चैनल पे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द डे, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।